हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आ गई हूँ रेनेगेड इमोर्टल की एक न्यू एपिसोड। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा कि तीजू से वो ओल्ड मैन मिलता है, लेकिन बहुत ज़्यादा खाना खाने के बाद वो ओल्ड मैन वहाँ से चला जाता है और तीजू जब उसका पीछा करता है तो वो देखता है कि वो ओल्ड मैन सबसे ऐसे ही बातें कर रहा था जैसे उसने तीजू से की थी। अब तीजू एक घर रेंट पर लेता है और वहाँ पर रहने लगता है और उसे अपने घर की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी और यहीं से हमारी न्यू एपिसोड की शुरुआत होती है। एपिसोड के स्टार्ट में हम तीजू को देखते हैं जो कि वुड से कुछ बना रहा था और तभी वहां पर बैठे हुए उसे अपने फादर की सोल वहां पर महसूस होने लगती है, लेकिन कुछ देर के बाद ही वो सोल गायब हो जाती है। अब तीजू आसपास देखने लगता है लेकिन उसे अपने फादर कहीं भी नजर नहीं आते हैं, तो वो बहुत ज्यादा सैड हो जाता है और सारे फ्लैशबैक्स को याद करते हुए सोचने लगता है कि मैं अपने पेरेंट्स को बचा नहीं सका। फिर हम देखते हैं कि तीजू क्या बना रहा था, तो हमें पता चलता है कि वुड से अपने फादर का स्टैचू बना रहा था। अब वो दोबारा से स्टैचू बनाने में लग जाता है और वहाँ पर कैंडल को भी जला लेता है और फिर हम देखते हैं कि अपनी मदर के स्टैचू को भी वो बनाने लगता है और उसमें जुट जाता है। अब उसे अपनी मदर की भी बहुत ज्यादा याद आ रही थी और उसके पास हम देखते हैं कि किलिंग ओरा धीरे धीरे इकट्ठी हो रही थी और तभी तीजू अपने पेरेंट्स के क्रेव्स को देख के कहता है, मैं आप दोनों को बहुत ज्यादा याद कर रहा हूँ और मैं आपसे मिलना चाहता हूँ कि आप मेरे पास आ सकते हैं। इतने में हम किलिंग ओरा को देखते हैं जो कि फिर से कंडेंस हो जाती है और तीजू देखता है, कहता है कि मेरी मदर मारी गई थी और ऐसा लगता है कि उनकी किलिंग ओरा कंडेंस नहीं हो सकती है क्योंकि अभी मैं अच्छे मूड में नहीं हूँ। और फिर हम तीजू को देखते हैं जो कि एक ड्रैगन की वुड ग्रेविंग करने लगता है और उसमें से एक ओरा भी जनरेट हो रहा था और एक सोल को हम देखते हैं। इतने में हम छोटे बच्चे को देखते हैं जो कि वहां पर आ जाता है और उसको देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि क्या ये आपका है। वो तीजू के पास आ जाता है और ड्रैगन की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। अब तीजू पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो, जिस पर वो लड़का एक बेल उसे दिखाता है, कहता है कि ये आपको देने के लिए आया हूँ और फिर भागते हुए दरवाजे के पास जाता है और वो बेल दरवाजे पर लटकाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी हाइट कम थी इसीलिए वो ऐसा नहीं कर पाता है। अब तीजू वहां पर आता है और उससे वो बेल पकड़कर दरवाजे पर लटका देता है, जिस पर वो बच्चा कहता है कि अब जो कोई भी यहाँ पर आएगा इस बेल की वजह से आपको पता चल जाएगा। उसके बदले में हम तीजू को देखते हैं जो कि उसे एक वुड कार्विंग देता है और हम देखते हैं कि वो किसी हॉर्स या फिर डियर की कार्विंग थी और वो बच्चा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है उसको देखकर। अब वो बच्चा बताता है कि मेरा नाम डेंजू है और ये भी बताता है कि वो सामने वाले घर में रहता है और कहता है कि आप खेलने के लिए मेरे पास आ सकते हैं और फिर भागते हुए अपने फादर के पास जाता है। डेंजू के फादर जैसे ही उसे देखते हैं और वुड कार्विंग को देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो चुरा कर लाया है, इसीलिए वो उसके कान को पकड़कर तीजू के पास ले जाते हैं और उससे पूछते हैं कि मुझे बताओ इसकी कितनी पेमेंट है, मैं तुम्हें अभी मनी दे देता हूँ। तीजू कहता है कि मैंने तो इसको ये फ्री में दिया है और ये बात सुनकर डेंजू फिर से बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और तीजू के पीछे जाकर छुपकर अपने फादर को जुबान दिखाने लगता है। डेंजू के फादर मुस्कुराते हैं और फिर वो तीजू से कहते हैं कि तुम यहाँ पर न्यू आए हो और ये शॉप तो कब से खाली पड़ी थी, तो मुझे बताओ कि अगर तुम्हें कभी कुछ खाना हो तो हमारे घर पर आ सकते हो। ये बात सुनकर हम डेंजू को देखते हैं जो कि तीजू को मनाने लगता है और तीजू भी डेंजू को मना नहीं कर पाता और उनके साथ डिनर करने के लिए वो मान जाता है और उनके साथ चला जाता है। अब तीजू उनके घर पर जाता है और उनके साथ बैठकर खाना खाने लगता है, लेकिन काफी टाइम के बाद वो खाना खा रहा था इसीलिए काफी ज्यादा कंफ्यूज था और उसको देखकर डेंजू की मदर कहती हैं कि क्या ये अच्छा नहीं है और डेंजू के फादर कहते हैं कि हमें माफ कर देना, हमारे पास कोई स्पेशल खाना नहीं है। और तभी तीजू कहता है कि नहीं ये बहुत ज्यादा अच्छा है और ये बात सुनकर वो सब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब डेंजू के फादर तीजू से कहते हैं कि अगर तुम्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी हो तो तुम आकर मुझसे बात कर सकते हो और फिर डेंजू की मदर कहती है कि अगर तुम्हें कोई भी सामान खरीदना हो तो टाओ के पास चले जाना, वो अच्छे दामों में तुम्हें सारा सामान दे देगा। इतने में डेंजू के फादर कहते हैं वैसे तो सू की शॉप का सामान सारा बहुत महंगा होता है, लेकिन वो वैसे बहुत ज्यादा काइंड है और अब तो उसका मास्टर भी बहुत ज्यादा अमीर हो गया है। और फिर वो तीजू को पीने के लिए वाइन देते हैं और तीजू भी जल्दी से वो सारी वाइन पी जाता है और फिर हम तीजू को देखते हैं जिसे वो वाइन बहुत ज्यादा पसंद आती है, उसे वो टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छा लगा था। ये देखकर डेंजू के फादर उसे और भी ज्यादा वाइन देते हैं और फिर वो एंजॉय करने लगते हैं और साथ में बातें करने लगते हैं और ऐसा लगता है कि वो एक साथ बहुत ज्यादा खुश थे। कुछ टाइम बीत जाता है, फिर हम तीजू को देखते हैं जो कुछ टाइम बाद फिर से एक वुड कार्विंग बना रहा था। जब डेंजू उससे पूछता है कि ये किस काइंड का एनिमल है, क्योंकि इसकी शेल को देखकर तो ये एक टर्टल लग रहा है, लेकिन ये टर्टल नहीं है। और इतने में हम उस एनिमल की तरफ देखते हैं जिसके अंदर भी कोई सोल जनरेट होने लगती है। अब डेंजू उसे ऐसे देखकर बहुत ज्यादा डर गया था और फिर हमें पता चलता है कि ये वही टर्टल है जिससे तीजू की फाइट हुई थी और तीजू ने उसे मार गिराया था।
अब तीजू डेंजू को बताने लगता है कि ये एक क्रिएचर है जो कि दिखने में तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक और अजीब सा है, लेकिन इसके साथ साथ ये बहुत ज्यादा डेंजरस भी है। हम इसके साथ पंगा नहीं ले सकते और इसके पास इनफिनाइट पावर होती है। ये बात सुनकर डेंजू भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया था और उस टर्टल को गौर से देखते हुए कहता है कि हाँ, ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रहा है। नेक्स्ट डे हम डेंजू को देखते हैं जो कि तीजू के लिए वाइन लेकर आता है और जैसे ही वाइन लाकर वो टेबल पर रखता है तो देखता है कि तीजू आज फिर से एक वुड कार्विंग बना रहा था। वो एक स्पाइडर की तरह दिख रही थी और जैसे ही वो कंप्लीट करता है तो उसके अंदर भी एक सोल जनरेट होने लगती है और हमें पता चलता है कि उस स्पाइडर के साथ भी तीजू ने फाइट की थी और उसको मार गिराया था, क्योंकि उस स्पाइडर की पावर इतनी ज्यादा नहीं थी और वो तीजू के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया था और तीजू ने बहुत ही आसानी से उसको मार दिया था। अब तीजू डेंजू को बताने लगता है कि ये एक फायर स्पाइडर है जो कि बहुत ही ज्यादा शार्प होता है और बहुत ही ज्यादा खतरनाक भी है। तभी हम डेंजू को देखते हैं जो कि उसको टच करने वाला होता है, लेकिन तीजू उसको रोक देता है और ऐसा करने से मना कर देता है। इसके बाद हम डेंजू को देखते हैं जो कि अपना प्लान चेंज करता है और कहता है कि अब मुझे मेटल का वर्क बिल्कुल भी नहीं करना है, मैं भी वुड कार्विंग बनाना चाहता हूँ तीजू की तरह। तभी उसके फादर ये बात सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें तो हैमर चलाना भी नहीं आता है तो तुम वुड कार्विंग कैसे कर सकते हो, तुम खुद को नुकसान पहुंचा लोगे। कुछ टाइम बाद हम तीजू को देखते हैं जो कि अभी भी वुड कार्विंग ही बना रहा था और सोचने लगता है कि यहाँ पर मुझे 4 सीजन्स बीत चुके हैं, इतना ज्यादा टाइम गुजर चुका है, लेकिन अभी भी मेरी कल्टीवेशन वही की वही ही है और मैं डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन से ऊपर के किसी भी इंसान की वुड कार्विंग नहीं बना सकता हूँ। लेकिन हम तीजू को देखते हैं जिसे इसकी कोई भी फिक्र नहीं थी और वो कहता है कि मैंने बहुत सारी कार्विंग्स बना ली हैं जो कि मेरी मेमोरी से रिलेटेड हैं। अब हम देखते हैं कि उसने बहुत सारे कार्विंग्स बना लिए थे जिसमें उसके विलेज के बहुत सारे लोग शामिल थे और वो बहुत से एनिमल्स भी थे जिनसे स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ उसने फाइट की थी। और फिर हम तीजू को देखते हैं जो कि अपने किलिंग ऑरा को कंडेंस करने में भी लगा हुआ था। कुछ देर बाद हम तीजू को देखते हैं जिसने फिर से 3 बॉल्स बना ली थी और कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि बर्फबारी हो रही थी और बहुत सारे लोग तीजू के घर पर आते हैं उसके वुड कार्विंग्स को देखने के लिए और उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि ये लड़का तो बहुत ही अमेजिंग है। लेकिन हम डेंजू को देखते हैं जो कि ये सब देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं था और कहता है कि ये सब लोग इसे सिर्फ देखने के लिए आए हैं, वो भी फ्री में, इनमें से कोई भी पे करने के लिए रेडी नहीं है। फिर हम तीजू को देखते हैं जिसे इसकी कोई भी फिक्र नहीं थी क्योंकि उसे तो वो सेल नहीं करना चाहता था, लेकिन डेंजू इसके बारे में बहुत ज्यादा सोचता है। और कुछ दिनों के बाद हम डेंजू को देखते हैं जो कि बाहर बैठा हुआ था। तभी सुसाओ वहां से गुजरता है और डेंजू उसका हाथ पकड़कर उसे तीजू के घर पर ले आता है और उसे सारी वुड कार्विंग्स दिखाते हुए कहता है कि क्या इसमें से आप कुछ खरीदना चाहेंगे, और तीजू उसे देखकर हैरान रह जाता है। अब डेंजू तीजू के पास आता है और उसे रिक्वेस्ट करता है कि आप ज्यादा पैसे मत मांगिएगा ताकि ये खरीद ले। लेकिन तभी हम सुसाओ को देखते हैं जो कि सारी कार्विंग्स को देखने लगा था और जैसे ही वो ड्राइविंग की कार्विंग के पास जाता है और ड्रैगन को हाथ लगाने ही वाला होता है कि उसका ओरा उसको पीछे फेंक देता है। ये देखकर सुसाओ हैरान रह जाता है। डेंजू ये देखकर कहता है कि जब मैंने इसको टच करने की कोशिश की थी तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, इसलिए अब मैं किसी भी कार्विंग को हाथ नहीं लगाता हूँ। तो सुसाओ उसको सॉरी बोलता है और फिर कहता है कि ये किस एनिमल की कार्विंग है क्योंकि ये मुझे किसी स्नेक की तरह लग रहा है। जिस पर डेंजू उसको आंसर करते हुए कहता है कि ये तो जॉ लॉन्ग है जो कि गॉड में भी सबसे बेस्ट है। अब हम सुसाओ को देखते हैं जो कि उस कार्विंग को खरीदने के लिए रेडी हो गया था और कहता है कि मुझे बताओ कि इसके कितने पैसे तुम चार्ज करोगे। तीजू 10 गोल्ड कॉइन मांगता है जिस पर डेंजू परेशान होता है और कहता है लो, ये कस्टमर भी गया हाथ से। लेकिन वो तब हैरान हो जाता है जब सुसाओ उसको खरीदने के लिए राजी हो जाता है और डेंजू सोचने लगता है कि ऐसा कैसे हो गया। डेंजू तो उसको बिकता देखकर ही बहुत ज्यादा खुश था। जिसके बाद हम सुसाओ को देखते हैं जो कि वहां से जाने के लिए निकल जाता है और अपनी बग्गी में जाकर बैठ जाता है और फिर उस ड्रैगन को देखते हुए वो सोचने लगता है कि प्रिंस को ऐसी कार्विंग्स बहुत ज्यादा पसंद है और प्रिंस तो एक फिलियल सन है। अगर ये वुड कार्विंग मैं उनको दूंगा तो मुझे लगता है प्रिंस बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। नेक्स्ट सीन में हम सुसाओ को देखते हैं जो कि प्रिंस से मिलने के लिए आ जाता है, लेकिन प्रिंस एंजॉय करने में बिजी था और तभी वो सुसाओ से कहता है कि तुम कल आना। और सुसाओ समझ जाता है कि प्रिंस उसकी बात नहीं मानेगा, इसीलिए सुसाओ से बताता है कि जब मैं रास्ते में आ रहा था तो मुझे एक वुड कार्विंग दिखी जो कि बहुत ही ज्यादा प्यारी है और आपको गिफ्ट करने के लिए वो लेकर आया हूँ।
ये बात सुनते ही प्रिंस खुद को नहीं रोक पाता है और सूसाओ से मिलने के लिए बाहर आ जाता है और फिर उस ड्रैगन को देखते हुए उसे टच करने ही वाला होता है कि सूसाओ उसको रोक देता है और वो प्रिंस उस ड्रैगन को अपने पास रख लेता है और कहता है तुमने बहुत अच्छा काम किया है, चलो फादर से मिलने के लिए चलते हैं। और फिर उसे लेकर अपने फादर के पास आ जाता है और फिर हम किंग को देखते हैं जो इस वक्त एंजॉय करने में ही बिजी थे। इतने में प्रिंस और सूसाओ वहाँ पर आ जाते हैं जिनको देखकर किंग हंसने लगते हैं। किंग प्रिंस से पूछने लगता है कि आज तुम्हें अपने फादर की कैसे याद आ गई, जिस पर प्रिंस उन्हें वो वुड कार्विंग दिखाता है और उसको देखकर एक एल्डर खड़े होते हुए कहता है कि ये तो कार्विंग से आगे की चीज़ है और दूसरा एल्डर कहता है कि मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा और किंग कहता है कि मैं भी इसके बारे में जानना चाहता हूँ। अब एक एल्डर पूछता है कि ये क्या है, जिस पर दूसरा एल्डर बताता है कि एक वुड कार्विंग की लेवल जितनी ज़्यादा हाई होगी उसकी एनर्जी भी उतनी ज़्यादा हाई होगी। अब किंग भी समझ गया था कि ये कोई मामूली चीज़ नहीं है और सबको बताने लगता है कि ये कोई ऑर्डिनरी वुड कार्विंग नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर जो ड्रैगन बना हुआ है उसके बारे में, ड्रैगन रिपोर्ट के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। मैंने इसकी एक क्लासिक रिपोर्ट पढ़ी है। अब पहला एल्डर भी समझ जाता है कि ये कोई मामूली चीज़ नहीं है और दूसरे एल्डर से कहता है कि तुमने तो कहा था तुमने इसको कभी भी नहीं देखा है। और तभी दूसरा एल्डर कहता है कि मैंने कहा था मैंने इसको कभी नहीं देखा है, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि मैं इसके बारे में जानता भी नहीं हूँ। अब किंग कहता है कि इसको देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास बहुत ही ज्यादा कीमती ट्रेयर है और उसको देखकर किंग बहुत ज्यादा खुश हो गया था और सूसाओ को इनाम देने की बात करता है। लेकिन हम सेकंड एल्डर को देखते हैं जो कि सूसाओ से पूछता है कि तुम्हें ये कहाँ से मिला, क्योंकि वो इसके बारे में पता लगाना चाहता था। और फिर हम सूसाओ को देखते हैं जो कि उसे सब कुछ बता देता है। रात में हम उन दोनों एल्डर्स को देखते हैं जो कि वहीं पर तीजू की शॉप पर आ जाते हैं छुप छुपा कर और वहाँ पर सारे कार्विंग्स को देखते हुए कहते हैं कि अरे ये तो सच में मैजिक है। और फिर हम पहले एल्डर को देखते हैं जो कि कार्विंग को हाथ लगाने ही वाला होता है, लेकिन उसकी पावर उसे दूर फेंक देती है। लेकिन फिर भी वो एल्डर हार नहीं मानता है और उस कार्विंग को उठाकर अपनी पॉकेट में रख लेता है। और फिर हम दूसरे एल्डर को देखते हैं जिसकी बॉडी में आग लग जाती है और पहला एल्डर उसको देखकर कहता है कि ये जगह तो काफ़ी ज़्यादा अजीब है। लेकिन वो दोनों ज़रा भी परेशान नहीं थे, क्योंकि वो कहते हैं कि जितना ज़्यादा रिस्क होगा हमारा रिवॉर्ड भी उतना ही ज़्यादा बड़ा होगा। फिर हम पहले एल्डर को देखते हैं जो कि सेकंड एल्डर की बात मानता है और एक कार्विंग को उठाने के लिए जाता है, लेकिन जैसे ही उसको हाथ लगाता है तो उसको बहुत जोर का बिजली का झटका लगता है और वो कार्विंग नीचे गिरने ही वाली होती है कि तभी तीजू वहाँ पर आ जाता है। उसको देखकर वो दोनों एल्डर्स हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि ये तो टेलीपोर्टेशन टेक्निक है, यहाँ पर नेसेंट सोल वाला कोई एल्डर कैसे हो सकता है। दूसरी तरफ हम लीगो को देखते हैं जो कि उन दोनों के पकड़े जाने से काफी ज्यादा खुश हो गया था और कहता है कि इतनी टाइम बाद फिर से मुझे कोई खाने को चीज मिलेगी, इनकी सोल को आज मैं खाने वाला हूँ। हम एल्डर्स को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा परेशान हो गए थे और वैंगलिंग को मारने के लिए उसकी तरफ जाने लगते हैं और अपनी पावर को भी एक्टिवेट कर लेते हैं और दोनों एक साथ मिलकर वो तीजू के ऊपर अटैक करते हैं। लेकिन तीजू अपनी पावर का बिल्कुल भी यूज नहीं करता है, बहुत ही आसानी से उन्हें दूर फेंक देता है। अब वो दोनों एल्डर्स तीजू से माफी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि हम तो सिर्फ ये कार्विंग्स देखने के लिए आ गए थे, हमें माफ कर दो। जिस पर तीजू उनसे कहता है कि मुझे गोल्ड कॉइन्स दे दो और इनको यहाँ से ले जाओ। लेकिन हम एल्डर को देखते हैं जो भी मनी देने पर राजी नहीं था और तभी तीजू उनके ऊपर एक अटैक करता है और सारी कार्विंग्स को वापस रख लेता है। जिस पर लीगो बहुत ही ज्यादा निराश होता है और कहता है अरे अरे ये क्या, तुम इनको मारोगे नहीं? वो एल्डर बताते हैं कि हम हाईहान सेक्ट से हैं। जब तीजू कहता है कि वापस चले जाओ और अगली बार गोल्ड कॉइन्स लेकर आना, और वो एल्डर्स वहां से बहुत ही तेजी से भागते हैं कि तीजू उन्हें फिर से न पकड़ ले। नेक्स्ट सीन में हम तीजू को देखते हैं जो कि फिर से उस किलिंग घोड़ा को कंडेंस करने में लग जाता है और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम सूसाओ को देखते हैं जो कि फिर से वहां पर आता है और अपने साथ बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स लेकर आता है और बहुत सारा गोल्ड वो तीजू को देते हुए कहता है कि ये किंग ने आपके लिए गिफ्ट भेजा है और फ्यूचर में आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप उनको बोल सकते हैं। लेकिन हम तीजू को देखते हैं जो कि उसको कोई भी आंसर नहीं करता है और अपनी वुड कार्विंग को कंप्लीट करने में लगा हुआ था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सभी लोग एंजॉय कर रहे थे क्योंकि वो न्यू ईयर था और न्यू ईयर को सभी सेलिब्रेट कर रहे थे और सब बहुत ज़्यादा खुश थे। लेकिन हम तीजू को देखते हैं जो कि अपनी शॉप के अंदर बैठकर अभी भी वुड कार्विंग्स को बना रहा था। और फिर हम डेंजू को देखते हैं जो कि तीजू के लिए खाने की चीज़ें लेकर आता है और तीजू की बनाई हुई सारी चीज़ों को देखकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। कहता है इतनी सारी वुड कार्विंग्स बना ली आपने, मैं तो आज इन्हें पहली बार देख रहा हूँ, आपने ये अभी अभी बनाए होंगे, मुझे इनकी स्टोरी तो बताएं।
तीजू बताता है कि ये मेरी फैमिली है और ये बात सुनकर डेंजू बड़े गौर से उन सारी कार्विंग्स को देखने लगता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता है। और फिर डेंजू तीजू से बोलता है कि मैंने एक बात सुनी है कि लू अपनी डॉटर की शादी आपसे करवाना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए आप क्यों नहीं मानते हैं? मैंने लू की डॉटर को चुपके से देखा भी है, वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, आप उससे शादी कर लेना। अब तीजू उससे कहता है कि मेरी वाइफ है, जिस पर डेंजू कहता है कि मैंने तो उसको नहीं देखा है। तो तीजू उसे बताता है कि वो काफी दूर मेरा वेट कर रही है और कुछ टाइम के बाद मैं उससे मिलने के लिए जाऊंगा। और फिर हम देखते हैं कि मूवन का वुड कार्विंग बनाकर भी वो वहीं टेबल पर रख देता है। डेंजू जैसे ही उस वुड कार्विंग को देखता है तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कहता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। और नेक्स्ट सीन में हम मूवन को देखते हैं जो कि वहीं पर तीजू का इंतजार कर रही थी। और इसके साथ ही हमारा ये ड्रामा एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। अगर आपने इसको एंजॉय किया है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाली एपिसोड्स आपको बिना किसी देरी के मिलती रहें।